हेलो बच्चों, कैसे हो? ई स्कूल में आपका बहुत स्वागत है। ई स्कूल यानी लर्न एनी टाइम एनीवेयर। ई स्कूल यानी कहीं भी कभी भी। हमारा चैनल लर्न विद फन यानी पढ़ाई भी और मौज भी इस बात पर विश्वास करता है। ई स्कूल के शिक्षक अनुभवी हैं, अपने विषय के जानकार हैं, आपको हर कॉन्सेप्ट की स्पष्ट जानकारी देंगे, साथ ही विषय वस्तु की गहराई में ले जाएंगे। प्रश्नोत्तर, नोट्स, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना और भविष्य के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी दृष्टिकोण से भी आपकी तैयारी इस स्कूल का दायित्व है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज चर्चा का विषय है बहुपद यानी बहुत सारे पद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो ये है क्या है? किसी चर राशि के विभिन्न घातों से बने पद को जब हम एक के बाद एक जोड़ते हैं तो ऐसे व्यंजन या एक्सप्रेशन को हम लोग बहुपद कहते हैं। ये कैसे बनता है? जैसा कि हमने बताया, कोई चर राशि जैसे मान लो x, इसका हम लोग 2-3 घात ले लेते हैं। सबसे बड़े तीसरे घात से आरंभ करते हैं, यानी x³ प्लस मान लो 2x² माइनस मान लो 3x प्लस मान लो 5। यानी आप देख रहे हो कि बड़े घात से लेकर शून्य घात तक उस चर राशि के हम लोग आगे बढ़ते हैं, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह रहता है। ऐसे व्यंजक को हम कहते हैं बहुपद। तो बहुपद कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ इसका प्रयोग होता है? यदि इस बहुपद, मान लो जैसा कि हमने कहा, किसी एक चर राशि, आप छोटी कक्षा में पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक ही राशि के बारे में भी फिलहाल बात करेंगे। एक चर राशि x ले लेते हैं और उससे जो बने बहुपद होते हैं उसको यदि हम किसी एक दूसरे चर राशि, मान लीजिए y, से इक्वेट करते हैं, यानी इक्वल टू बराबर लिखते हैं, तो y बराबर वो जो बहुपद होता है, इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है ज्यामिति में। आगे जब आप कक्षा 11 और 12 में पढ़ेंगे तो कैलकुलस में इन बहुपदों का व्यवहार होता है। तो बच्चों, कक्षा 10 में आपके लिए जो निर्धारित सिलेबस है बहुपद का, उसका अध्ययन करने के लिए आपको जो क्लास 9 में आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है उसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो क्लास 9 या कक्षा 9 में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? बहुपद का घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद, उसमें क्या होता है? रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। हम लोग यहाँ पर 3 घात तक ही अपने आलोच्य विषय को सीमित रखेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने बहुपद के शून्यक यानी जीरोज़ और पॉलिनोमियल्स के बारे में भी पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? द्विघात बहुपद का मध्य पद विभाजन द्वारा गुणन करने, यानी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जो फैक्टराइजेशन
करना होता है, इसका भी आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। तो इन चीज़ों की जानकारी बहुत आवश्यक है, तो थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग आगे कर रहे हैं इसके बारे में आप लोगों के सुविधा के लिए। पहले हम लोग देखते हैं बहुपद का घात क्या होता है। जैसे कि हमने कहा है, जो बहुपद में जो चर राशि है उसका जो सर्वोच्च घात है वही बहुपद का घात होता है। जैसे मान लीजिए एक घातीय बहुपद कैसे होगा, जैसे एक उदाहरण हमने लिया है, बहुपद को हम लोग अक्सर px से दिखाते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x, वो बराबर हमने एक उदाहरण लिया है 3x + 5। देखिए आप, इसमें x का जो घात है वो 1 है, इसलिए इसको एक घातीय कहते हैं। 8x, ये भी एक घातीय बहुपद है। अब इसमें एक ही पद है तो आप मान सकते हैं कि दूसरा पद शून्य है, यानी 8x + 0 ऐसा मान सकते हैं। साधारण रूप से यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक घातीय बहुपद का वो है ax + b, जहाँ a और b वास्तविक संख्या है। फिर आते हैं द्विघातीय यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। इसको हमने एक उदाहरण देखो लिया है 3x² + 7x - 9। इसमें आप देख रहे हो कि x का जो सर्वोच्च घात 2 होता है, उसके बाद एक घातीय होगा, उसके बाद शून्य घातीय होगा। तो हमने यहाँ पर 2 उदाहरण लिए हैं। आप देखो x² भी लिया है, तो तुम सोचोगे अरे इसमें तो सिर्फ एक ही पद है। नहीं, तुम ऐसा लिख सकते हो x² + 0x + 0, यानी जितनी ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी आप 0 से मल्टीप्लाई करके ऐसे पदों को आप वहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि 0 भी तो एक वास्तविक संख्या है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघातीय बहुपद का वो है ax² + bx + c, ठीक है, और अंत में त्रिघात। तो आप अब तक समझ गए होंगे। देखिए उदाहरण हमने लिया है 5x³ + 7x² - x - 5। फिर एक लिया है 4x³ + 8x²। फिर एक लिया है 4x³। हमने जानबूझकर पहले वाले में सारे पद लिए हैं, यानी x³ से घात 3 से लेकर घात 0 तक। दूसरे में हमने 2 घात रखे हैं, बाकी सारे घात भी हैं लेकिन उनके जो गुणांक है वो 0 है, इसलिए वो पद दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसी तरह 4x³ में भी बाकी जो घात हैं यानी 0x² + 0x + 0, ये सारे के सारे 0 होने के कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो त्रिघात का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघातीय बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है x³ + bx² + cx + d। ठीक है बच्चों। अब देखो बहुपद के शून्यक, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य होता है, यानी यदि px में आप x की जगह एक a रखें और pa = 0 हो तो a जो है बहुपद का एक शून्यक होगा। कुछ उदाहरण स्पष्टीकरण के लिए हमने लिया है, जैसे मान लीजिए 5x + 5 में यदि आप x = -1 रखेंगे तो यह शून्य हो जाता है। इसका मतलब हुआ x = -1, ये एक शून्यक है 5x + 5 का। उसी तरह से 2x² - 3x - 2 में आप देखेंगे, आप बैठा के चेक कर सकते हो, यदि x = 2 और x = -1/2 रखो तो भी इसका मान शून्य होता है। अतः इस बहुपद के लिए 2 और -1/2 ये एक 2 शून्यक है। और x³ + 2x² - x - 2 के लिए आप चेक करके देखो बैठा के, -1 या 1 या -2, ये तीनों ही मान आप रखोगे तो x³ + 2x² - x - 2 का मान शून्य होगा। अतः इस बहुपद का ये 3 शून्यक कहलाएंगे। तो हम लोगों ने समझ लिया कि हमको
इस पाठ के लिए क्या क्या पूर्व जानकारी जरूरी है। अब प्रश्न है कि इस पाठ में हम लोग क्या सीखेंगे, व्हाट विल वी लर्न। तो इस पाठ में हम लोग सीखेंगे शून्यकों का गुणांक से संबंध, यानी मान लीजिए x² + bx + c, ये जो बहुपद है इसमें जो गुणांक है यानी a, b, c, इनका जो शून्यक होगा उनसे क्या संपर्क है। यानी जैसा कि हमने कहा था कि भाई बहन, पति पत्नी, इस तरह का संपर्क नहीं भाई, गणितीय संबंध क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। और ये भी देखेंगे ये जो शून्यक है यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, मतलब क्या हुआ। तो ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ जीरोज, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग 3 तरह के ही बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे फिलहाल आपकी कक्षा के लिए। एक तो है रैखिक बहुपद, उसके शून्यकों और गुणांक से संबंध और ज्यामितीय मीनिंग अर्थ। द्विघात बहुपद, उसके भी शून्यक और गुणांक से क्या संपर्क है, संबंध है, उनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। और अंत में त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में भी वैसे ही हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि शून्यकों का गुणांक से संबंध क्या है। जैसा कि हमने कहा, हम अपनी चर्चा त्रिघातीय बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स तक ही सीमित रखेंगे। पहले हम लोग एक घातीय बहुपद लेते हैं, px = x + b। मान लो इसका एक शून्यक है अल्फा, तो अल्फा = होता है -b/a। दूसरा उदाहरण लेते हैं द्विघात यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यदि ये ax² + bx + c हो, और जैसा कि आपको पता होगा, हम बता दें, जितने घात होंगे अधिकतम उतने ही शून्यक हो सकते हैं। तो ये क्योंकि द्विघात पॉलिनोमियल या बहुपद है, तो मान लो इसका जो है शून्यक अल्फा और बीटा है, 2 शून्यक होंगे अधिक से अधिक। तो अल्फा + बीटा = होगा -b/a और अल्फा बीटा = होगा c/a। ये गणितीय संबंध है। और अंत में एक त्रिघात पॉलिनोमियल, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिया है, मान लो इसके अधिकतम कितने शून्यक होंगे भाई, 3। तो मान लेते हैं 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो, तो अल्फा + बीटा + गामा = होता है -b/a, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा = होता है c/a, और अल्फा बीटा गामा = होता है -d/a। तो ये जो है बहुपदों के गुणांक और उनके शून्यकों के बीच गणितीय संबंध है। तो शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है ये अब हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, इसके बारे में देखेंगे। तो रैखिक बहुपद, जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया है, उदाहरण लिया है y = 5x + 5, यानी 5x + 5 ये जो है आपका बहुपद है, और ये बराबर मान लो y है। ऐसा हमने इसलिए लिया है क्योंकि x को जो है हम निर्देशांक ज्यामिति के मुताबिक एक अक्ष पर दिखाएंगे x के मान को, और y को जो है हम y अक्ष पर दिखाएंगे। तो जैसा आप लोगों को पता है कि y = 5x + 5, इस तरह के जो रैखिक बहुपद है इसको रैखिक कहते ही हैं, इसलिए कि इसको जब हम लोग ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो एक सरल रेखा निरूपित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के जो बहुपद है उसके शून्यक क्या होगा, एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर x का वह मान है जहाँ पर ये y अक्ष को काटती है,
y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि आप देख रहे हो, क्योंकि y अक्ष को प्रतिच्छेद करने का मतलब और x अक्ष को प्रतिच्छेद करने का मतलब हुआ y का मान 0 होगा, तभी तो प्रतिच्छेद करेगा। तो -1 0 यह वो बिंदु है जिससे होकर ये y = 5x + 5 गुजरती है। यानी रैखिक बहुपद के बारे में हम कह सकते हैं कि इसका शून्यक x का वह मान है जहाँ से होकर ये जो सरल रेखा गुजरती है। अब आते हैं द्विघातीय बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो द्विघातीय बहुपद x² - 3x - 4 = मान लीजिए y, तो इसको जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो एक पैराबोला यानी पैराबोला को दर्शाएगी, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया आपको पहले भी कि इसके अधिकतम 2 शून्यक होंगे। तो 2 शून्यक यानी जहाँ पर x = 0 होगा वो कौन से पॉइंट है, -1, x = -1 और x = 4। इसका मतलब हुआ कि -1 0 और 4 0 इन दो बिंदुओं पर ये पैराबोला जो है x अक्ष को काटते हुए निकल जाएगी। अर्थात द्विघातीय बहुपद के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनका शून्यक वह बिंदु है जहाँ से होकर पैराबोला गुजरती है। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको दे दें। इनके जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी ज्यामितीय अर्थ है, इसमें 3 तरह की स्थिति हो सकती है। जैसा कि हमने बताया कि द्विघात पॉलिनोमियल के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। तो एक स्थिति तो ऐसा होगा कि 2 शून्यक हो, एक स्थिति ऐसा हो सकता है कि एक ही शून्यक हो जिसको हम लोग संपाती या कोइंसिडेंटल कहते हैं, और तीसरा स्थिति ऐसा भी हो सकता है कि कोई शून्यक हो ही नहीं, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल उसका होता ही नहीं। तो पहली स्थिति आप देखिए दिखा है, इसमें 2 शून्यक है, यानी देखिए x अक्ष को 2 डायग्राम दिखाए, 2 तरह के परिस्थितियाँ हमने दिखाया आपको। x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटती हुई दिखाई देती है। दूसरी स्थिति आप देख रहे हो कि इसमें एक ही शून्यक है जिसको हम लोग संपाती या कोइंसिडेंशियल कहते हैं। इसका मतलब है कि एक ही बिंदु पर दूसरा बिंदु जो है पूरी ढक लेता है उसको। ऐसी स्थिति में एक ही शून्यक यानी x अक्ष को पैराबोला जो है एक बिंदु पर ही स्पर्श करेगी। आप चित्र में देख रहे हो 2 स्थिति दिखाई गई है, तो ये स्थिति 2 है, यानी इस स्थिति में इस बहुपद के एक ही शून्यक हो गए। और तीसरी स्थिति देखिए कि इसमें कोई शून्यक है ही नहीं, यानी कोई x का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए जो है बहुपद x अक्ष को कहीं पर भी छूता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चित्र में 2 स्थिति देख रहे हैं। यह पैराबोला x अक्ष को न तो काटती है न तो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो यह है तीसरी स्थिति। इस स्थिति में क्या होगा भाई, इस बहुपद का कोई शून्यक यानी जीरोस अस्तित्व में ही नहीं आएगा। ठीक। त्रिघातीय बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा। जैसे कि आप जानते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघातीय बहुपद का अधिक से अधिक 3 जीरोज यानी 3 शून्यक हो सकते हैं। हमने एक उदाहरण लिया हुआ है x³ - 4x। इसमें आप देख रहे हो -2 0 0 0 और 2 0, ये 3 जो बिंदु है इनमें से होकर
ये जो त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ है गुजरता है। तो त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब आओ देखते हैं कि त्रिघातीय जो बहुपद है उसके बारे में कुछ और अतिरिक्त जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। तो त्रिघात बहुपद में भी शून्यकों की 3 स्थिति हो सकती है। अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं। और एक चौथी स्थिति भी आप कह सकते हैं कि कोई भी शून्यक ना हो, तो वो भी एक स्थिति है। तो पहले हम लोग स्थिति 1 को देखेंगे। स्थिति 1 में आप देख रहे हैं 3 शून्यक की स्थिति में ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटेगी, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। 3 बिंदुओं पर एक्स अक्ष को यह ग्राफ काटती हुई दिखाई दे रही है। यह है पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होगा भाई? दूसरी स्थिति में 2 शून्यक हो सकते हैं, यानी जो त्रिघातीय बहुपद का जो ग्राफ है वह एक्स अक्ष को 2 जगहों पर या तो छुएगी या काट के निकल जाएगी, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। यह दूसरी स्थिति है। और अंत में तीसरी स्थिति क्या हो गई? जो बहुपद है त्रिघातीय बहुपद उसका एक ही शून्यक होगा, यानी यह ग्राफ जो है एक्स अक्ष को सिर्फ एक ही बिंदु पर काटेगी, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। इस स्थिति में यहाँ पर इस चित्र में 0 0 है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 0 0 से ही गुजरे, कुछ भी बिंदु हो सकते हैं। एक्स अक्ष को कहीं पर भी काट सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही बिंदु को काटते हुए यह ग्राफ जो है निकल जाएगी। यह है तीसरी स्थिति। आगे हम लोग पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों का समाधान करेंगे। इस तरह के प्रश्न आपको अपने एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, बोर्ड की परीक्षाओं में भी मिलेंगे और आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मिलेंगे। उसका थोड़ा सा स्तर और कठिन होगा, लेकिन मोर और लेस ये ऐसा ही होगा। तो हमने यहाँ पर कोशिश किया है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जितने अधिक लिए जा सकते हमने लिए हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिया है यहाँ पर कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 का शून्यक निकालना और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना। जो हम लोगों ने पहले पिछले स्लाइड्स में देखे थे कि किसी भी बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में क्या संपर्क होता है, उसकी भी हम लोग यहाँ पर सत्यापित या जांच करेंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे? अब शून्यकों के लिए बहुपद क्या होगा? बहुपद बराबर शून्य होगा। तो x² - 2x - 8 = हमने 0 लिया है और इसको हमने जो है मध्य पद का विभाजन किया है, यानी -2x को हम लोगों ने लिखा है -4x + 2x। और फिर पहले 2 टर्म्स में पद में हमने x को कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में x - 4 होता है। और दूसरे 2 पद में हमने 2 को कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में x - 4 मिल जाता है। तो फिर x - 4 × x + 2 = 0 होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। इससे हमको पता होता है कि x = 4 और x = -2 ये बहुपद के 2 शून्यक है और यही उत्तर भी है। दूसरा भाग है, अब चेक करते हैं जो बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच जो संपर्क है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि x² + bx + c के शून्यक मान लो यदि p और q हो, तो p + q = क्या होगा? -b/a और pq = होगा c/a। अब क्योंकि यहाँ पर a = 1, b = -2, c = -8, p = 4 पहला शून्यक और q = -2 दूसरा शून्यक है,
तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 2 बराबर 2, और यही माइनस बी बाई ए का भी मान है, यानी माइनस इंटू माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2। दूसरी स्थिति में भी पी क्यू इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 8 होगा, और यही मान सी बाई ए का भी होगा, यानी माइनस 8 बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 8। इस तरह से जो गुणांकों के साथ शून्यकों का संपर्क है उनका हम लोगों ने सत्यापन यहाँ पर कर लिया। दूसरा प्रश्न लेते हैं, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो निम्नलिखित का मान बताइए। बहुत सारे के वैरायटीज हो सकते हैं, हमने 3 लिए हैं। पहला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए, दूसरा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान बताइए, और तीसरा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान बताएं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करने पर आपका यहाँ पर गुणांक a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस 6 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए होता है, यानी माइनस 3 बाई 2 होगा। और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई ए होता है, तो माइनस 6 बाई 2 होगा, यानी माइनस 3 हुआ। पहला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। कहाँ से मिला आपको, आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो उसी को रीअरेंज करके हम लिखें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में हमको ये मिलेगा। अब हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का मान बैठा देंगे, जैसा कि हमने बैठाया है 9 बाई 4 प्लस 6, तो ए इज इक्वल टू होगा 33 बाई 4, और ये आपका उत्तर है। दूसरा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, ये इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं जैसा कि लिखा है, इसका जोड़ने पर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा। यहाँ भी हम लोगों ने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का मान बैठा दिया है, माइनस 3 बाई 2 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये आपका उत्तर है। और अंत में तीसरा क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। यहाँ हम अल्फ़ा बीटा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमको अल्फ़ा प्लस बीटा मिलेगा। यहाँ भी हम अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बैठाएंगे, माइनस 3 इंटू माइनस 3 बाई 2, तो हमको 9 बाई 2 मिलेगा, ये उत्तर है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इस तरह के प्रश्नों में क्योंकि हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का मान मिल जाता है, तो जो भी हमको व्यंजक दिए रहेंगे अल्फ़ा और बीटा में, उसको हमको अंततः अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के पद में उसको लिखना होता है, ताकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का मान बैठाकर इस तरह के प्रश्नों का समाधान कर सकें। उम्मीद है तुमको समझ में आ गया होगा। और एक प्रश्न, तीसरा प्रश्न लेते हैं, यदि किसी बहुपद के शून्यक 0 और -3 हो तो बहुपद का निर्माण कीजिए। यह आपको जानकारी दे दे, जिसको हमने देखो रेड कलर में लिखा हुआ है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिएगा। यदि P एवं Q किसी द्विघात बहुपद के मूल है, जीरोज़ है, शून्यक है, तो बहुपद होगा x² माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, यानी p प्लस क्यू और पी क्यू का मान आप बैठा देंगे तो आपको वो बहुपद मिल जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि p इजिकल टू 0 है, एक शून्यक 0 है, दूसरा शून्यक q इजिकल टू -3 है। तो बहुपद क्या होगा भाई, x² माइनस विद इन ब्रैकेट 0 माइनस 3 x प्लस विद इन ब्रैकेट 0 इंटू -3, यानी x² प्लस 3x होगा। है ना बहुत आसान। तो बच्चों बस आज इतना ही। बहुत मज़ा आया आपको, हमें भी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। सुना है ना। तो चलिए
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं।